स्टूडेंट, मैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल में बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपके सामने फिर से एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं जिसका टॉपिक है जनगणना। तो चलिए आइए हम लोग इस जनगणना टॉपिक को इस तरह से पढ़ें कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो छूटे नहीं। ठीक है, यदि आपको मेरा पढ़ाना आपको यदि अच्छा लगे तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं तथा जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि मेरा चैनल और ज़्यादा ये हो सके और मुझे थोड़ा इंस्पायरेशन मिले आप लोग से, जिससे मैं और इस तरह का वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जनगणना, तो जनगणना ये जो विषय है, ये विषय अनुच्छेद 246 याद रखने के लिए याद रखिएगा। 2 का पढ़ा, 2 दूनी 4, दूनी 4, 2 तिया 6, तो बोल सकते हैं हम लोग 246 ये अनुच्छेद में दिया गया है। 2 से 4 हो गया जनगणना, 4 से 6 हो गया, तो इस तरह हम लोग याद रख सकते हैं 246 ये अनुच्छेद जो है जनगणना के विषय से लेकर है। तो देखिए ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अध्ययन को हम लोग जनांकीकी बोलते हैं या फिर इसको डेमोग्राफी भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका शुरुआत करते हैं। इसका शुरुआत करने से पहले हम लोग जानते हैं इसका हिस्ट्री की, किस तरह से पहले जनगणना की शुरुआत हुई होगी या कौन पहले सबसे पहले शुरुआत किया होगा। तो चलिए देखिए 1746 ईस्वी में या 1746 में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत की गई थी, जो कि कहां पे हुआ था? स्वीडन में। तो विश्व में सबसे पहली जनगणना की शुरुआत स्वीडन में हुई थी 1746 में। तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ वर्षों के बाद 1790 में पहली बार दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई। दशकीय जनगणना उसे कहते हैं जो 10 साल के अंतराल में हो। तो पहले 10 साल के अंतराल में नहीं हुआ करती थी, लेकिन 10 साल के अंतराल में, 10 साल के गैप में स्टार्ट कब हुआ? 1790 में। और ये पहली बार कहां पे स्टार्ट हुई? अमेरिका में। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं 1801 में। तो पहली बार ब्रिटेन में, ब्रिटेन देश में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई। कब? 1801 में। ठीक है, उसके बाद भारत का यदि बात आए तो भारत का 2 तरीके से जनगणना हुआ था। एक हुआ था नियमित अंतराल में, एक हो गया अनियमित। अनियमित मतलब 10 साल के अंतराल में नहीं। ठीक है, और नियमित मतलब जो 10 साल के अंतराल में हो। तो देखिए अनियमित यदि जनगणना का यदि बात किया जाए तो भारत में 1872 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। और उस समय हमारे यहाँ के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार अनियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी भारत में। ठीक है, इसके बाद आते हैं 1881 में। तो 1881 में यदि हम कहेंगे तो भारत में पहली बार नियमित रूप से, नियम के अनुसार 10-10 साल में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई। और ये था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। उस समय के वायसराय हमारे कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो देखिए उस समय जो महापंजीयक होते हैं, महापंजीयक उसको कहा जाता है जो जनगणना का करवाने में जो अध्यक्ष होंगे, जो मेन हेड होंगे, उनको बोला जाता है महापंजीयक। तो उस समय के महापंजीयक थे W प्लॉडेन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि पहली बार जो नियमित जनगणना हुई थी उसके महापंजीयक कौन थे? तो W प्लॉडेन। याद रखिएगा, प्लॉडेन। ठीक, उसके बाद आते हैं 1921 में। तो 1921 का जैसे बात आएगा तो इस समय और एक बार जनगणना हुआ था, वो था महाविभाजक जनगणना। तो याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाविभाजक जनगणना की शुरुआत कब पहली बार हुई थी, या पहली बार महाविभाजक जनगणना कब हुई थी? तो बोल सकते हैं 1921 में। अब देखिए जाति आधारित भी एक बार जनगणना भारत में हो चुका है। तो वो कब हुआ था? 1931 में। जाति आधारित तो 1931, और यदि महाविभाजक जनगणना तो 1921। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग बोले कि स्वतंत्र भारत में पहली बार कब जनगणना हुई थी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में। देश के आजाद होने के बाद 1951 में ही पहली बार हम लोग की जनगणना हुई थी। ठीक है, तो ये यदि जनगणना यदि बोला जाए तो इस समय महापंजीयक कौन थे? R.A. गोपालास्वामी। कौन थे? R.A. गोपालास्वामी। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कौन थे उस समय के महापंजीयक? R.A. गोपालास्वामी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गई इसके बारे में कुछ तथ्य। ठीक है, कि जनगणना क्या है, जनगणना का क्या हिस्ट्री था, वो सब। अब देखिए हम लोग का जो अभी जनगणना, जो जनगणना को अभी हम लोग लेके चलते हैं वो है 2011 की जनगणना। ये हर एक 10 साल में होती है, लेकिन इस बार 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में नहीं हो पाया, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। तो देखिए अभी हम लोग जो 2011 का जनगणना हुआ है उसी के हिसाब से पहले हम लोग 2011 का जनगणना पढ़ लेते हैं।
ठीक है, तो जनगणना यदि 2011 का यदि हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए ये जो था ये 15वीं नंबर का जनगणना था। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आता है कि ये जो 2011 का जो जनगणना है वो कितने नंबर वाली जनगणना है, तो वो 15वीं नंबर वाली है। यदि स्वतंत्र भारत का कितने नंबर का है, मतलब 1951 के बाद से कितना बार हुआ है, तो वो 7वीं नंबर की है। तो हम लोग बोल सकते हैं 15वीं, यदि बोलेंगे पूरा पूरी तो 15वीं, और यदि बोला जाएगा स्वतंत्र भारत की तो 7वीं जनगणना है। ठीक है, तो देखिए जो 2011 का जनगणना था उसका महापंजीयक कौन था, तो उसका था डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन था, डॉक्टर सी चंद्रमौली, याद रखिएगा 2011 के जनगणना के महापंजीयक कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली। ठीक है, इसके बाद आते हैं वर्तमान। अभी वर्तमान में यदि बोला जाए कि अभी हमारे कौन है महापंजीयक, तो अभी है विवेक जोशी। तो हमारे वर्तमान के महापंजीयक कौन है, विवेक जोशी। तो चलिए आइए आते हैं हम लोग पढ़ते हैं जो 2011 का जनगणना के बारे में। तो 2011 का जो जनगणना है उसमें क्या क्या जो तथ्य था, क्या क्या चीज हम लोग को जानना था, देखिए वो चीज हम लोग जो एग्जाम में आते हैं वो चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए कुल जनसंख्या यदि बोला जाए, यदि हम लोग कुल जनगणना यदि किए तो कुल जनसंख्या कितना आया, तो देखिए जनसंख्या आया था 121 करोड़ 8,54,911। तो हम लोग बोल सकते हैं 121 करोड़ 8,54,911 इतनी कुल जनसंख्या थी, जो कि विश्व की कितनी परसेंटेज थी, 17.5, मतलब 17.5% हम लोग का जनसंख्या है पूरा विश्व में। यदि बोला जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में है, तो वो है चीन में। सबसे शीर्ष में आती है जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे नंबर 1 में, तो वो है चीन। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। ठीक है, तो भारत में कितनी कुल जनसंख्या है पूरा विश्व का यदि देखा जाए तो 17.5% आदमी यहाँ रहते हैं पूरा विश्व के। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा यदि आदमी बोला जाए यदि हमारे देश में, भारत में, तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, यूपी में। कहाँ रहते हैं, यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश की। और यदि सबसे कम बोला जाए तो कहाँ की है, सिक्किम की है। ठीक है, यदि यूटी में बोला जाए, यूटी मतलब हो गया केंद्र प्रशासित राज्य या यूनियन टेरिटरी में, सबसे ज्यादा यदि बोला जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में है, और सबसे कम जनसंख्या यदि बोला जाए तो लक्षद्वीप में है, ये केंद्र प्रशासित राज्य में। ये सब सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से ये सब सारा आप दिमाग में बैठाते जाइए। ठीक है, इसके बाद आते हैं यदि कुल जनसंख्या इतनी है तो बताइए कि पुरुष की जनसंख्या कितनी है। तो पुरुष जनसंख्या यदि बोला जाए तो लगभग कितना है, 51.47%। 51.47% आपका पुरुष जनसंख्या है, और 48.53% क्या है, महिला जनसंख्या। ठीक है, तो पुरुष जनसंख्या 51.47% और महिला जनसंख्या 48.53%। चलिए अब आते हैं ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। यदि ग्रामीण में बोलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में ज्यादा लोग गांव में ही बसते हैं। तो गांव में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 68.8% लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण होते हैं। और शहर में रहने वाले लोग कितने हैं, 31.2%। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रामीण 68.8% और शहरी 31.2%। अब आते हैं एससी जनसंख्या। यदि एससी जनसंख्या बोला जाए, एससी मतलब ये हो गया आपका अनुसूचित जाति। ठीक है, इसको बोलेंगे शेड्यूल कास्ट या फिर अनुसूचित जाति। और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, जिसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। तो देखिए अनुसूचित जाति जो है उसकी जनसंख्या कितनी है, 16.6%। 16.6% है एससी की जनसंख्या। सबसे ज्यादा एससी कहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं। और यदि प्रतिशत के हिसाब से बोला जाए कि यदि कोई एक राज्य है उसमें सबसे ज्यादा कहाँ पे रहते हैं, पूरा राज्य जो घेरे हुए हैं, तो उस तरह का राज्य है पंजाब। पंजाब में अधिकतर लोग जो हैं वो क्या है, एससी है। तो प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा कौन है, पंजाब। और यदि ऐसे बोला जाए पूरा ओवरऑल में सबसे ज्यादा कहाँ जनसंख्या है एससी की, तो वो है यूपी में। और यदि बोला जाए कि एससी की जनसंख्या एकदम नहीं के बराबर नहीं है, कहाँ नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एससी की जनसंख्या है ही नहीं, तो सबसे कम वहीं पे हो गई। ठीक है, इसके बाद आते हैं एसटी। तो एसटी की जनसंख्या यदि बोलेंगे तो 8.6% है। एसटी हमारे यहाँ भारत में कितने हैं, 8.6%। और सबसे ज्यादा एससी बोलेंगे जहाँ सबसे ज्यादा जंगल, तो जंगल सबसे ज्यादा कहाँ है, एमपी में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी की जनसंख्या है। और हम लोग बोल सकते हैं यदि प्रतिशत के हिसाब से यदि बोलेंगे एसटी की जनसंख्या, तो देखिए प्रतिशत के हिसाब से जंगल भी सबसे ज्यादा कहाँ है, मिजोरम में। तो मिजोरम में ही सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से एसटी जनसंख्या होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं जनसंख्या घनत्व पे। देखिए अब जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं, यदि 1 किलोमीटर स्क्वायर का यदि हम लोग क्षेत्रफल लें, इधर 1 किलोमीटर और इधर भी 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई,
तो उसको हम लोग बोलते हैं यार इतने क्षेत्रफल में, ये क्षेत्रफल में जितने लोग रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, मतलब कितना घनापन है वहां आदमी रहने का। यदि हम लोग बोलेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, वही हो गया उसका जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व हम लोग का यहाँ कितना है 382, मतलब 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे, ठीक है। और यदि बोला जाए तो सबसे ज्यादा यदि कहाँ रहते हैं, तो सबसे ज्यादा रहते हैं बिहार में। बिहार में लोग जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। और सबसे कम यदि बोला जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है हमारा, ठीक है। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में और सबसे ज्यादा बिहार में। यदि यूटी का बात करें, यदि केंद्र प्रशासित राज्यों का बात करें, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, दिल्ली में, जहाँ पे बहुत सारे एक ही छोटे से क्षेत्रफल में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वो है कहाँ, दिल्ली में। और सबसे कम जो रह रहे हैं वो कहाँ है, अंडमान और निकोबार में। तो चलिए आते हैं अगला पॉइंट जो है आपका साक्षरता दर। साक्षरता दर मतलब लोग कितने पढ़े लिखे हैं, तो ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो यदि भारत में यदि बोला जाए तो 74.04% लोग क्या है यहाँ के साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग बोलेंगे तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के होते हैं, तो वो होते हैं केरल के। केरल में 94% क्या है, साक्षरता दर है। वहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और ज्यादा साक्षर होते हैं। और यदि कम बोला जाए तो सबसे कम कहाँ के हैं, बिहार के हैं। कितने हैं, 61.8%। और यदि यूटी के मामले में बोले, यूटी मतलब हो गया आपका केंद्र प्रशासित राज्यों में, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग लक्षद्वीप में हैं। और यदि सबसे कम बोला जाए तो दादरा एवं नगर हवेली में है। और अभी हम लोग जानते हैं कि दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव दोनों मिला के एक बना दिया गया है। तो इसको अभी हम लोग दादरा एवं नगर हवेली पढ़ रहे हैं। यदि क्वेश्चन में कभी इस तरह आए दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, तो वो दोनों एक साथ रहे तो उसी को हम लोग आंसर मारेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब साक्षरता दर तो समझ गए, लेकिन पुरुष कितने पढ़े होते हैं और महिला कितनी पढ़ी होती है, वो चीज भी हम लोग को जानना है। तो देखिए पुरुष लगभग 80%, 80.9%, मतलब 81% लोग पढ़े लिखे होते हैं पुरुष में, लेकिन महिला कम पढ़ी लिखी होती है। कितना, 64.6%। और अब आते हैं अगला पॉइंट है लिंगानुपात। अब देखिए लिंगानुपात मतलब हो गया लिंग, लिंग मतलब हो गया पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितने महिला है, कितनी महिला है, कितना 1000 पुरुषों में, उसी को हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। प्रत्येक 1000 पुरुष में कितनी महिलाओं की संख्या है उसको हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। तो देखिए 1000 पुरुषों में 943 क्या है, महिलाएं हैं हमारे भारत देश की, ठीक है। तो लिंगानुपात हमारे भारत देश का है 943 या फिर 943। और सबसे ज्यादा यदि लिंगानुपात बोला जाए, जहां मतलब सबसे ज्यादा जहां महिला हो 1000 में, तो वो है केरल में। और सबसे कम यदि बोला जाए तो वो है हरियाणा में, ठीक है। इसके बाद आते हैं यदि यूटी में बोला जाए, यूटी में तो यदि सबसे ज्यादा यदि बोला जाएगा तो महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा कहाँ है, पुडुचेरी में। और सबसे कम यदि बोलेंगे तो दमन एवं दीव में। और दमन एवं दीव को अभी हम बताएं दादरा एवं नगर हवेली को मैच कर दिया गया है। तो दोनों को यहाँ दोनों मिला के यदि आंसर रहेगा तो वो भी आंसर होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं लिंगानुपात, ठीक है, शिशु लिंगानुपात। अब शिशु लिंगानुपात का मतलब हो गया, लिंगानुपात तो है लेकिन शिशु मतलब बच्चों में जो छोटा बच्चे हैं, जो बच्चे जन्म लिए हैं, उनमें कौन पुरुष है और कौन महिला है, उसका लिंगानुपात यदि बोला जाए तो 918 है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग दशकीय वृद्धि दर, ठीक है। तो दशकीय वृद्धि दर मतलब हो गया 10 साल में कितना वृद्धि हुआ, हर एक 10 साल में कितनी कितनी वृद्धि हो रही है। तो हमारे यदि देखा जाए तो हमारे देश में 17.7% वृद्धि हो रही है। हर एक साल 17.7% लोग बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में। तो बोल सकते हैं कि हमारे दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 17.7%। और सबसे ज्यादा यदि बोला जाए तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर मतलब सबसे ज्यादा यदि जनसंख्या किस राज्य में बढ़ा तो वो हो गया मेघालय में। और सबसे कम यदि बोला जाए कि कहाँ पे कम हुआ, एकमात्र राज्य ऐसा भी है भारत में जहाँ पे कम हुआ जनसंख्या, वो है मिजोरम, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा मेघालय में और सबसे कम मिजोरम में। चलिए अब आते हैं कि एससी कहाँ नहीं है। तो एससी कहाँ नहीं है, तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, दो ऐसा राज्य है जहाँ पे एससी नहीं पाए जाते हैं, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और यदि बोलेंगे एसटी कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो एसटी सबसे ज्यादा कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा में क्या होता है कि यहाँ पे एसटी ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं कुछ इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो बचा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व में जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो याद रखने का तरीका, एक था और एक आ गया, एक पर एक, तो याद रखिएगा 1 जुलाई।
तो बोल सकते हैं 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। अब बोला जाएगा कि यदि जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हम लोग का थाने। थाने एक महाराष्ट्र का एक जिला है जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, कौन से जिले पे है? तो वो थाने पे है। कहाँ है वो? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखते हैं सबसे छोटा जिला जनसंख्या के आधार पे कहाँ सबसे कम लोग रहते हैं, कौन से जिले पे? तो सबसे कम रहते हैं दिबांग घाटी। दिबांग घाटी ये एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ का जो जनसंख्या है उस जिले का जो सबसे कम जनसंख्या है वहाँ पे। अब आते हैं एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ जनसंख्या घटी। अभी मैंने बताया था आप लोग को कि एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ने का छोड़िए वहाँ पे घट गया है, वो है राज्य कौन सा? नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या हुआ है? जनसंख्या घटा है। तो देखिए आप इसी के साथ आपने सारा जनगणना के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो आपको सारा चीज समझ में आ भी गया होगा। देखिए इस वीडियो को और एक बार आप देखिए ताकि इसको आपका दिमाग में घुस जाए और फिर आपको पूरा अच्छी तरीके से इसको याद हो जाए। इसीलिए मैंने इसको 2 बार पढ़ के बताया ताकि ये आपके दिमाग में चला जाए। ठीक है, तो देखिए यही सब प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में मैंने सारा चीज आपका कवर कर दिया है। यदि आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपका इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिएगा आप एग्जाम टाइम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो देखिए आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि देखिए इस तरह का वीडियो मैं और लाता रहूं, इसके लिए प्लीज मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल और ज्यादा और लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो सब भी अपने एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये लाभदायक हो। ठीक है, तो धन्यवाद।